हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नया चैप्टर की जो है पॉलीमर, क्योंकि आप सभी का डिमांड था कि पॉलीमर चैप्टर पे वीडियो आना चाहिए। तो पॉलीमर चैप्टर पे मैं लेके आ गया हूँ वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग पॉलीमर चैप्टर को 3 फेज में पढ़ने वाले हैं। 3 फेज का मतलब है हमारा कि पहला फेज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा इंट्रोडक्शन वाला फेज होगा, और दूसरा फेज जो हमारा होने वाला है उस फेज में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी कि पॉलीमर को हम लोग क्लासीफाई करेंगे, उसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से उसको हम क्लासीफाई करेंगे। और तीसरा टाइप जो हम लोग यानी कि तीसरा फेज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो इन 3 फेजों की हेल्प से तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज पॉलीमर। तो पॉलीमर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पॉलीमर 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बनी हुई है, जो कि पहला ग्रीक वर्ड है हमारा पॉली और दूसरा हमारा ग्रीक वर्ड है मर। ये दोनों कंबाइन होकर के हमारा पॉलीमर बनाया हुआ है। पॉली का मतलब होता है मैनी यानी कि बहुत सारा, और मर मीन्स हो गया यूनिट, यानी कि बहुत सारे यूनिट मिल करके जो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम लोग पॉलीमर बोलते हैं। यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट मिलकर के एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, उसे हम पॉलीमर बोलते हैं। जैसा कि हम लोग डिफिनीशन से भी देख सकते हैं, द रिपीटिंग यूनिट स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी कि द रिपीटिंग यूनिट यानी कि जब रिपीट कर रहा है, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइन हो रहे हैं, यानी कि वो रिपीट कर रहे हैं, आर ड्राइव्ड फ्रॉम सम सिंपल एंड रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स नोन एज मोनोमर। और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो एक साथ कंबाइन हो रहे हैं उस छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम लोग मोनोमर बोलते हैं। यानी कि छोटे छोटे जब यूनिट जब एक साथ कंबाइन हो रहे हैं तो वो छोटे छोटे यूनिट जो है उसे हम लोग मोनोमर बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर आपस में कंबाइन होकर के एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसे हम लोग पॉलीमर बोलते हैं। और वो जो भी मोनोमर है छोटे छोटे मोनोमर वो कोवेलेंटली बॉन्ड होते हैं, यानी कोवेलेंट बॉन्ड से वो जुड़े हुए होते हैं, जैसा कि हम लोग आगे डिफिनेशन में देख सकते हैं। आर लिंक्ड टू इच अदर बाय ए कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि वो एक कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, उसे हम लोग पॉलीमर बोलते हैं। तो ओवरऑल इसको हम लोग ऐसे कंबाइन कर सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर के यूनिट मिलकर के बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम लोग पॉलीमर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसका बता सकते हैं कि इथीन से पॉलीइथीन का बनना, इथीन से पॉलीइथीन का बनना, यानी कि इथीन एक छोटा सा यूनिट है जो कि बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल्स यानी कि यूनिट कंबाइन होकर के एक पॉलीथीन का फॉर्मेशन करते हैं। और जो हमारा यहाँ पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन हमारा पॉलीमर हो गया, और इथीन जो हो गया हमारा वो मोनोमर हो गया। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इथीन का जो फॉर्मूला होता है वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, और जब हम लोग n नंबर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 को कंबाइन करेंगे तो वो हमारा पॉलीथीन में कन्वर्ट होगा, जिसका फॉर्मूला हमारा होगा CH2 और इसको n नंबर जो हम डाल देंगे वो हमारा पॉलीथीन हो जाएगा। यानी कि बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल्स मिलकर के पॉलीथीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में हम लोग बात करेंगे, तो क्लासिफिकेशन हम लोग पॉलीमर को यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि इसका क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी कि सोर्स के बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि पॉलीमर का सोर्स क्या क्या हो सकता है, मतलब ये अवेलेबल कहाँ कहाँ पे है, ये हम इसको बोल सकते हैं कि पॉलीमर हम कहाँ कहाँ से अवेलेबल है, कहाँ कहाँ से इसका सोर्स है, हम कहाँ कहाँ से इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि पॉलीमर के स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलीमर को डिफरेंट डिफरेंट जो कि पॉलीमर होंगी उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होगी, उसके बेसिस पे हम लोग पॉलीमर को क्लासीफाई किए। तीसरा जो क्लासिफिकेशन इसका किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी कि इसका मोड क्या क्या हो सकता है, यानी कि किस किस टाइप के मोड्स पे डिपेंड करती है, यानी कि मोड्स इसकी कैसी कैसी हो सकती है, उस पर क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके बाद चौथा जो क्लासिफिकेशन यानी फोर्थ नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन जो किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ
मोलिकुलर फोर्स, यानी कि जो हमारा पॉलीमर है उस पॉलीमर के बीच में किस तरह का फोर्स प्रेजेंट है, यानी कि किस तरह का फोर्स उसमें प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन किया है पॉलीमर को। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, बेस्ड ऑन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, यानी कि इस पॉलीमराइजेशन का ग्रोथ कैसे कैसे है उसके बेसिस पे हम लोगों ने इसका पॉलीमराइजेशन का क्लासिफिकेशन किया। तो टोटल हम लोग इस चैप्टर में 5 क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं पॉलीमराइजेशन का। तो आइए डिस्कस करते हैं, एक एक करके सारे क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, और फिर क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ पॉलीमर्स, जो कि इसके बाद आने वाले टॉपिक है। तो पहले सारे क्लासिफिकेशन को एक एक करके डिस्कस करेंगे और फिर रिएक्शन की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए पहला क्लासिफिकेशन हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि इस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी कि सोर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है पॉलीमर को 3 टाइप में, यानी कि इस वर्ल्ड में हमारी 3 टाइप की जो सोर्स है पॉलीमर की वो अवेलेबल है। पहला जो सोर्स है हमारा, वो पहला सोर्स है हमारा नेचुरल पॉलीमर, यानी कि नेचर से जो पॉलीमर हमें एक्सट्रैक्ट होता है, यानी कि नेचर से इजीली हम ले सकते हैं, उसे हम लोग नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं। यानी कि जो नेचर में प्रेजेंट है, जो पॉलीमर हमारा नेचर में प्रेजेंट है उसे हम लोग नेचुरल पॉलीमर की कैटेगरी में लाएंगे। यानी कि इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जो हमारे प्लांट या एनिमल से जो चीज़ें हमें सिंपली मिल जाती है, जो पॉलीमर हमें मिल जाती है, उसे हम लोग नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, रबर एक्सेट्रा। यानी कि ये सारी चीज़ें हमें नेचर में ईजिली अवेलेबल है, तो हम नेचर से लेते हैं, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ये ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है, यानी कि वो ऑलरेडी बनी हुई है। दूसरी जो हम लोग बात करेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की। अब सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब है हमारा कि कुछ चीज़ें हम नेचर से उठाएंगे और कुछ चीज़ें हम इसको लैब में प्रिपेयर करेंगे और फिर दोनों को कंबाइन करेंगे, तो उससे हमारा है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं सेलुलोज नाइट्रेट। तो सेलुलोज हमें ईजिली नेचर में अवेलेबल है, सेलुलोज हमारा इजीली नेचर में अवेलेबल है, लेकिन जब इसका हम नाइट्रेशन करवा देते हैं, जब इसका हम नाइट्रेशन करवाते हैं तो ये हमारा सेलुलोज नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हम पहले क्या किए, सेलुलोज को इजीली नेचर से ले लिए, इजीली अवेलेबल है नेचर में, तो हम इजीली वहाँ से ले लिए सेलुलोज को, और उसे हम लैब में जा करके उसको हम नाइट्रेशन करवाएं, यानी कि उसको हम ट्रीट किए, केमिकली ट्रीट किए। तो केमिकली ट्रीट करने के बाद ये हमारा सेलुलोज नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। तो हम क्या किए, कुछ चीज़ें नेचर से उठाए और कुछ चीज़ें हमने लैब में प्रिपेयर करा, फिर दोनों को कंबाइन किया, वो हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हो गया, जिसका एग्जाम्पल हमारा सेलुलोज नाइट्रेट हो गया, सेलुलोज एसीटेट हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप देखोगे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। सारे एग्जाम्पल आप एक एक करके पढ़ लेना, क्योंकि सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर की। सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब है हमारा प्योरली लैब में प्रिपेयर होने वाली चीज़, मतलब इसमें नेचर का कोई हाथ नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लैब में प्रिपेयर करेंगे चीज़ों को, सीधा सा केमिकल उठाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, पॉलीमर का फॉर्मेशन करवाएंगे, उसे हम लोग बोलेंगे सिंथेटिक पॉलीमर। ये हमारे नेचर से हमें कोई मतलब नहीं है, नेचर में क्या अवेलेबल है क्या नहीं है उससे मतलब नहीं है, हम डायरेक्टली लैब में इसको प्रिपेयर करेंगे। एग्जाम्पल इसका हो गया नाइलॉन 66, ब्यूना एस, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप एनसीईआरटी फॉलो कर वहाँ मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई किए हैं पॉलीमर्स को। तो पॉलीमर को हम लोग क्लासिफिकेशन करे हैं 3 टाइप के, मतलब स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने पॉलीमर को 3 टाइप से क्लासिफाई किया हुआ है। पहला हमारा है लीनियर पॉलीमर, दूसरा हमारा हो गया ब्रांच पॉलीमर, और तीसरा हमारा हो गया क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के बेसिस पे।
तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो 3 टाइप से हमने कैटेगराइज कर लिया, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। अब बात करते हैं कि लीनियर पॉलीमर हमारा क्या होता है। तो लीनियर पॉलीमर से हमारा मतलब है कि दिस पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग और स्ट्रेट चेन, यानी कि इसमें एक लंबा सा स्ट्रेट चेन की तरह होगा इसमें, यानी कि ये पॉलीमर हमारा लंबा और स्ट्रेट चेन के फॉर्म में हमें दिखेगा, जैसा कि हम लोग यहाँ से इस पिक्चर से देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमने इसका नोटेशन दे रखा है कि इस टाइप का हमारा हमारा जो लीनियर पॉलीमर है वो प्रेजेंट होगा हमारा। और इस पॉलीमर का एग्जाम्पल हम लोग देखें तो HDP और PVC होती है, यानी PVC पाइप जो हम लोग देखते हैं, जो कि प्लम्बर वगैरह यूज करते हैं, PVC पाइप वो हमारी लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल है। और HDP का मतलब है हमारा हाई डेंसिटी पॉलीमर, हाई डेंसिटी पॉलीमर, यानी कि HDP का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी पॉलीमर, यानी कि जिस पॉलीमर की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी वो हमारी लीनियर पॉलीमर में उसकी कैटेगरी लीनियर पॉलीमर की कैटेगरी में आ जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग ब्रांच चेन पॉलीमर की। ब्रांच चेन पॉलीमर से हमारा मतलब है कि दीज पॉलीमर कॉन्सिस्ट लीनियर चेन हैविंग सम ब्रांचेज, यानी कि इस कैटेगरी में हमने उस पॉलीमर को रखा है जो पॉलीमर एक लीनियर फॉर्म में होगा, यानी कि लीनियर फॉर्म में होगा और उस लीनियर फॉर्म के बीच में ब्रांचिंग होगी, जैसा कि हम यहाँ से फिगर में देख सकते हैं कि ये हमारी दो लीनियर चेन है और दो लीनियर चेन के बीच में हमारी कुछ कुछ ब्रांचिंग है, और इसी को हम लोग ब्रांच चेन पॉलीमर बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल LDP और पॉलीथीन है। LDP का फुल फॉर्म हो गया लो डेंसिटी पॉलीमर, और पॉलीथीन, ये सारे एग्जाम्पल इसके हो गए ब्रांच चेन पॉलीमर के। और भी एग्जाम्पल है, NCERT फॉलो करो। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर से हमारा मतलब है कि दीज आर यूजली फॉर्म्ड फ्रॉम बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स, यानी कि ये जो हमारा क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर है, ये हमारा जो फॉर्मेशन होता है बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर की हेल्प से। बाई फंक्शनल से हमारा मतलब हो गया कि जिसमें हमारे दो बाइंडिंग साइट्स होंगे, यानी कि दो बाइंडिंग साइट्स दो बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होंगे, मतलब उसमें दो तरफ से हम उसको बाइंड कर सकते हैं, यानी कि उसकी पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो उसमें दो तरफ से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ट्राई फंक्शनल से हमारा मतलब है कि उसमें तीन टाइप से, यानी कि तीन तरफ से हम उसमें बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो इस क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर में हम लोग बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर का यूज करेंगे, जो कि मोनोमर है छोटे छोटे यूनिट, जो पहले ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट जो होते हैं उसको मोनोमर बोलते हैं। तो छोटे छोटे जो बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर है वो आपस में कंबाइन होकर के एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम लोग क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर की कैटेगरी में रखेंगे, जिसका एग्जाम्पल हम लोग बैकेलाइट बोल सकते हैं, मेलामाइन, और भी सारे एग्जाम्पल है इसके। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो कि ये हमारा इसका क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर का ये हमारा फिगर दिखाया गया है, जो इस टाइप की हमारी जो क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर होती है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि बाई और ट्राई टाइप की मोनोमर प्रेजेंट है, जो कि आपस में एक लिंक बनाए हुए हैं और लिंक बना करके ये पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी कि इसकी मोड्स क्या क्या है, यानी कि मोड्स के बेसिस पे हम लोग इसको क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन मोड्स के बेसिस पे जो हुई है वो दो टाइप से हुई है, एक तो एडिशनल पॉलीमराइजेशन और दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन को हम डिस्कस करेंगे। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है? तो एडिशन पॉलीमराइजेशन जैसा कि नाम से ही है एडिशन, एडिशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, मतलब कोई भी चीज जुड़ना। तो जुड़ने का मतलब है, इसमें सिंपल सी बात है, इथेन, इथीन उठाइए, बहुत सारे इथीन के मोनोमर लीजिए, उसको एक साथ कंबाइन कीजिए, पॉलीथीन बनाइए, सिंपल एडिशन करना है इसमें, यानी कि छोटे छोटे मोनोमर को लाओ और एक साथ कंबाइन करते जाओ, उसे हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन की कैटेगरी में रखेंगे। और सिंपल सी बात है। दूसरा एग्जांपल इसका 1,3-ब्यूटाडाइन, जो कि स्टाइरिन के साथ कंबाइन करके ब्यूना एस का फॉर्मेशन करती है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि सिंपल सी बात है, बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर लाओ
और उसको कंबाइन करो और एक एडिशन पॉलीमर का फॉर्मेशन कर दो, यानी पॉलीमर का फॉर्मेशन कर दो, उसे हम लोग एडिशन पॉलीमर की कैटेगरी में रखेंगे। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर की। कंडेंसेशन से मतलब है कि कंडेंसेशन प्रोसेस आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि कंडेंसेशन प्रोसेस जो होता है, जिसमें क्या होता है कि आफ्टर रिएक्शन वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, यानी कि रिएक्शन के बाद उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स रिएक्शन से बाहर निकल जाते हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में सिंपल सी बात है, यहाँ कुछ ना कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे। अब जैसे कि देख सकते हैं इसका एग्जांपल, ये एग्जांपल क्या है, हेक्सामिथाइल डाइएमाइन, यानी हेक्सामिथाइल डाइएमाइन इसके साथ कंबाइन होकर के एक नाइलॉन 66 का फॉर्मेशन करता है। ये हमारा नाइलॉन 66 है, नाइलॉन 66 है ये हमारा, जो कि हेक्सामिथाइल डाइअमाइन जो कि इसके साथ कंबाइन होकर के वो क्या कर रहा है, नाइलॉन 66 का फॉर्मेशन कर रहा है। और इसके साथ हम देख सकते हैं कि n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्शन से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि इस रिएक्शन में सिंपल सी बात है, 2 यूनिट कंबाइन होंगे और कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे और प्रोडक्ट का यानी कि पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे। तो हमारे इस वाले में हम ये देखें कि एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर में सिर्फ और सिर्फ हमारा ये डिफरेंस है कि एडिशन पॉलीमर में हम 2 यूनिट को या 2 से अधिक यूनिट को कंबाइन कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या है कि 2 या 2 से अधिक यूनिट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं और फिर हमारा पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्स, यानी फोर्स के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। तो फोर्स के बेसिस पे बात करेंगे तो सबसे पहला बात करेंगे हम लोग इलास्टोमर का, यानी कि इलास्टोमर क्या होता है। तो इलास्टोमर में हो गया हमारा द पॉलीमर चैन आर हेल्ड टुगेदर बाय ए वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि इलास्टोमर से हमारा मतलब हो गया कि इसमें वो पॉलीमर को हम लोग कैटेगराइज, इसको कैटेगरी में हम लोग यानी कि 4-5 कैटेगरी किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, लेकिन जिसमें हम लोग पहला बात करेंगे इलास्टोमर का, जो इसमें वीक फोर्स होता है, यानी कि इसमें वो पॉलीमर आपको प्रेजेंट होगा जिसके बीच में काफ़ी वीक फोर्स होगी, यानी कि वीक फोर्स से मतलब है कि दोनों के बीच में बहुत ही कम फोर्स होगा, यानी कि इजीली उसको तोड़ा जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए इसमें हम लोग रबर ले सकते हैं, यानी कि रबर जो हमारा इरेजर होता है, जो कि हम लोग पेंसिल से जब लिखते हैं और उसको मिटाने के लिए जो हम लोग रबर का यूज करते हैं, वो हमारा इलास्टोमर की कैटेगरी में आता है। उस रबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बीच में काफ़ी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स काफ़ी कम होता है, जिसे हम लोग इजीली तोड़ सकते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि उसको हम अगर स्ट्रेच करें तो वो हमारा हल्का सा स्ट्रेच हो जाएगा, और हल्का सा स्ट्रेच होने के बाद उसको छोड़ते हैं तो वो अपने पोजीशन पे चला जाएगा। तो इलास्टोमर का मतलब वही है कि हम उसे हल्का से स्ट्रेच कर सकते हैं, बट स्ट्रेच करने के बाद फिर से अगर हम उसको छोड़ें तो वो अपने पोजीशन पे चला जाए, वैसे हम लोग इलास्टोमर बोलते हैं। और इलास्टोमर का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं ब्यूना एन और नियोप्रीन एक्सेट्रा। इसकी ये सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप लोग याद कर लेना क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल ही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। 2-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें से इलास्टोमर कौन कौन सा है। अब आप इलास्टोमर का एग्जाम्पल आपको पता है, सिंपल टिक लगाओ, 4 नंबर पाओ। तो वैसे ही पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फाइब्रस के बारे में कि फाइबर क्या होता है। तो फाइब्रस आर द थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड विच पॉजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई मॉड्यूल, यानी कि उसकी जो टेंसाइल की जो यानी कि टेंशन की जो प्रॉपर्टी होगी वो काफ़ी स्ट्रेंथ होगी, यानी कि उसमें काफ़ी मजबूत होगी, वो टेंसाइल प्रॉपर्टी होगी उसकी, और हाई मॉड्यूलस प्रॉपर्टी होती है उसकी, जो कि फाइब्रस होते हैं। यानी कि उसके बीच में हम बोले तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, यानी कि जो फाइब्रस पॉलीमर होगा उसके बीच में बहुत ही ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। और इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो इसमें मेनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है। जिसका एग्जाम्पल हम लोग ले तो एग्जाम्पल में हमारा नाइलॉन 66 पॉलिस्टर और इसका एग्जाम्पल होता है, और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, आप याद कर लेना। तीसरा पार्ट जो होता है, इसका तीसरा टाइप जो होता है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, जिसका एग्जाम्पल पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीविनाइल एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं। ये हम जानते हैं कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होता है। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर से हमारा मतलब है दीज आर द लीनियर और स्ट्रेटली ब्रांच लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल, यानी कि एक सिंपल सा लीनियर होगा, इसके बीच में ब्रांचिंग होगी, वैसे पॉलीमर को हम लोग थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर बोलेंगे। कैपेबल और रिपीटिंग, सॉफ्टनिंग और हीटिंग ऑन हार्डनिंग और कूलिंग, मतलब सिंपल सी बात है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसको हीट करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगी, कूल करेंगे वो हार्ड हो जाएगी, लीनियर होगी, उस बीच में चैन लीनियर चैन ब्रांचिंग होगी, वैसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में डालेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ देख लिए हैं पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीविनाइल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थर्मोसेटिंग पॉलीमर के बारे में कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होता है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर से हमारा मतलब है कि इस वाले थर्मोसेटिंग पॉलीमर में हम लोग क्या देखेंगे कि ये वैसी पॉलीमर होती है जिसको हम लोग एक बार स्ट्रेच कर दिए तो फिर वो अपने पोजीशन पे नहीं जा सकती है, यानी कि वो इतनी हार्ड होती है कि उसको एक बार अगर हमने स्ट्रेच कर दिया तो वो फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाएगी। और अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाने का मतलब है कि इस पॉलीमर को हम दोबारा रीयूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये पॉलीमर हमारा वैसा पॉलीमर है कि उसे हम स्ट्रेच कर दे या उसे हम क्या बोलते हैं उसको सुकुराना, यानी कि सुकुरा दे, यानी कि उसको छोटा कर दे या बड़ा कर दे। एक बार उसको छोटा या बड़ा हमने कर दिया तो फिर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा पाएगी, और जिसकी वजह से इस वाले पॉलीमर को हम लोग रीयूज नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखें तो बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, रेसिन एक्सेट्रा। तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में। थैंक यू।